नमस्कार दोस्तों राफेल को परचेज करने के लिए जो पहला बड़ा कदम है वो सरकार ने ले लिया। आप देख सकते हो खबर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड क्लियर्स 114 राफेल जेट्स। लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एवर डील होने वाला है डिफेंस में, अगर आप भारत के नजरिए से देखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आप लगातार एक कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे सोर्स कोड को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोर्स कोड मिलेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगा। आखिरकार मामला क्या है? ये सोर्स कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है राफेल जेट्स के पर्सपेक्टिव से, और भारत के लिए ये कितना जरूरी है? पहले वाला जो डील हुआ था 2016 में, राफेल जेट जो हमने खरीदा था 36, उसमें क्या हुआ था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैच को अवेल कर सकते हैं। जैसे प्रतिज्ञा बैच में, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर भारत की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं पहला स्टेप होता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि कई वर्षों के इवैल्यूएशन के बाद जाकर जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, वो यहां पर एक्विजिशन प्रपोजल को क्लियर करती है। और बताया जा रहा है कि 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका अप्रूवल दिया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा अप्रूवल किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि डील साइन हो गई है। डील साइन होने में अभी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि आप सब सुन ही रहे होंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो भारत आएंगे, तब में भी शायद प्रॉपर्ली डील साइन हो जाएगा। लेकिन यह प्रपोजल पास होने का मतलब यह हुआ कि जो टेक्निकल, ऑपरेशनल और जो कॉस्ट स्क्रूटनी होती है, जिसमें कई वर्ष लग जाते हैं, तो ये आपका फाइनली अप्रूवल हो गया। मतलब ये एक संकेत है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई तो डेफिनेटली 114 जो राफेल है वो भारत खरीदने वाला है अपने एयरफोर्स के लिए। अच्छा, यहां पर 114 फाइटर जेट की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि हम अपना खुद का जो फाइटर जेट है, जो प्रोग्राम है, उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर इतनी जरूरत क्यों पड़ी है? देखो, क्या है ना कि भारत का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उससे काफी पीछे हम चल रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता भारत को है। जो बोला गया है कि अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो कम से कम इतना स्क्वाड्रन होना चाहिए। एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं, और करंट स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रन का ही है। और आप समझिए, अगर 1-2 सालों में इसको फुलफिल नहीं किया गया तो ऑलरेडी मिग 21, मिग 27, जैगवार, ये सब रिटायर हो रहे हैं। तो ये घटकर हमारा 28 से 29 स्क्वाड्रन बचेगा, जो कि अगेन भारत के लिए रेड सिग्नल है। तो अगर हम अर्जेंटली यहां पर इसको एक्वायर नहीं करेंगे तो भारत के लिए सीरियस एयर पावर गैप देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है भारत नहीं चाहेगा। तो इसलिए सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि क्यों 114 फाइटर जेट जल्द से जल्द भारत को चाहिए। अच्छा, ये जो राफेल है वो वापस से क्यों चुना गया है? देखो, ऑलरेडी आप सब जानते हैं 2016 की जो डील हुई थी, उसमें 36 राफेल्स हमने खरीदा था फ्रांस से। तो वापस से हम 114 राफेल इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी प्रूवन है, जो कॉम्बैट टेस्टेड है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके पहले हमने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर रखा है कॉम्बैट के समय। तो इसलिए हमें दूसरा जाने की क्या आवश्यकता है? फिर दूसरा है यहाँ पर मल्टी रोल कैपेबिलिटी, मतलब एयर सुपीरियरिटी की बात करिए, डीप स्ट्राइक की बात करिए, न्यूक्लियर डिलीवरी हो गया, मैरीटाइम स्ट्राइक हो गया, हर तरफ से आपको एक ही एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ मिल रहा है, जो कि काफी रेयर है। फिर इसके अलावा फास्टर इंडक्शन हो पाएगा। मतलब हमने राफेल इसलिए वापस से चुना है ताकि हमारा 5 से 7 साल बच सके, अदरवाइज वापस से प्रॉपर टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भारत वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्क्वाड्रंस है वो काफ़ी कम चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम सेम एयरक्राफ्ट लेते हैं तो इसकी वजह से जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगा, लॉजिस्टिक कॉमन हो जाएगी, बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी, इंटर ऑपरेबल स्क्वाड्रंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज़ वाई आई होप कि आप पहला समझ गए होगे कि ये हमने राफेल को क्यों चुना है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि इसके कॉस्ट को लेकर, क्योंकि इसको लेकर काफी डिबेट भी चल रहा है कि इस बार जो भारत खरीद रहा है वो काफी हाई कॉस्ट पर है। देखो, एक तो आपको यह समझना है कि पहले जो डील हुआ था 10 साल पहले, आप उसको एग्जैक्टली अभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले और अभी वाले डील में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन का भी कॉस्ट होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, 114 जो राफेल है, इसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। मतलब पर एयरक्राफ्ट लगभग आप कह सकते हैं 2800 करोड़ रुपीस एक एयरक्राफ्ट का होगा। तो ऐसा नहीं है कि 2800 करोड़ रुपए हम सिर्फ
एयरक्राफ्ट को खरीदने में लगा रहे हैं। ये जो पूरा कॉस्ट है 2800 करोड़ का, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट इसमें जो वेपन्स लगेगा, मीटियोर हो गया, स्काल्प हो गया, हैमर मिसाइल हो गए, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिमुलेटर्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, वो भी इसी के अंदर है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो लॉजिस्टिक्स है वो भी है। इंडिया स्पेसिफिक जो भारत चाहता है कि इसके अंदर एनहेंसमेंट किया जाए, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेयर पार्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, ये सब कुछ का कॉस्ट है एक एयरक्राफ्ट का 2800 करोड़। सो ये लाइफ साइकिल कॉस्ट है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक बार परचेस का कॉस्ट है, और भारत भी ऐसा नहीं है कि एक झटके में पैसा दे देगा, धीरे धीरे करके वो पैसा दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन है कि फ्रांस और डसॉल्ट एविएशन का क्या रोल होगा। देखो, एयरक्राफ्ट ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की कंपनी, वो हमें सप्लाई करेगी। और फ्रांस ही क्यों? क्योंकि देखो, फ्रांस आप सब जानते हैं कि रिलायबल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसका भारत के साथ। इतिहास में अगर आप देखोगे तो कभी भी फ्रांस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। इनफैक्ट जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब फ्रांस इकलौता ऐसा वेस्टर्न कंट्री था, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक अलाई की तरह खड़ा हुआ भारत के लिए, उसने सैंक्शंस नहीं लगाया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो विलिंग है। तो दैट इज वाई हम फ्रांस के एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड इसकी वजह से ये दिखाता है कि भारत और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो और मजबूत होगी, स्पेशली इस समय जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मेड इन इंडिया का इसमें क्या एंगल है, 2016 के डील से ये कितना डिफरेंट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 36 राफेल जेट हमने खरीदा था 2016 वाले डील में, वो सारा का सारा 36 फाइटर जेट फ्रांस से ही बनकर आया था। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 114 वाला एयरक्राफ्ट का डील है, इसमें ज्यादातर भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। मतलब डसॉल्ट और भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है, में भी शायद टाटा के साथ बनाया जाए, क्योंकि 2025 में, पिछले साल आपको याद होगा, जो फ्यूजलेज होता है, मतलब जो बॉडी, मेन बॉडी पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का, वो टाटा भारत के अंदर बनाएगा। इसका डील हुआ था डसॉल्ट के साथ। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग भी है वो टाटा के साथ किया जाए। इंडिजिनस कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा भारत के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही फाइटर जेट्स हैं जो फ्रांस से बनकर आएंगे। मतलब 114 में से लगभग 12 से 18 जेट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 100 जो राफेल जेट्स हैं वो भारत में ही बनाया जाएगा। तो पर्पस यही है कि देखो, ये वाला जो थोड़ा मोड़ा, मतलब 12-15 जो फाइटर जेट बनकर आ रहा है तैयार होकर, कोशिश यही कि हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इमीडिएटली एनहांस किया जाए। ट्रेनिंग और स्क्वाड्रन फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी काम आएगा। तो ओवरऑल ये आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं ना, मेड इन इंडिया, तो उसकी तरफ ये इशारा करता है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत में टोटल कितने राफेल जेट हो जाएंगे। देखो, 36 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इंडियन नेवी वाला वेरिएंट है ना राफेल का, ठीक है, वो 26 ऑलरेडी भारत ने अप्रूव कर दिया है। तो ये भी भारत के पास आएगा, ये हमारे इंडियन नेवी को जाएगा। और अभी जो प्रपोजल है यहाँ पर 114 वाला, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली डील हो जाएगी, और टोटल मिलाकर 176 राफेल्स भारत में होंगे। मतलब भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट राफेल ऑपरेटर्स बन जाएगा ग्लोबली। इतनी बड़ी संख्या में भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है इसकी सोर्स कोड के कंट्रोवर्सी को लेकर। बेसिकली ये जो कंट्रोवर्सी, इट इज बेसिकली अबाउट वेदर इंडिया विल गेट सोर्स कोड और नॉट, क्योंकि ये तय करेगा कि भारत राफेल जेट जो खरीद रहा है उसको कितना इंडिपेंडेंटली उड़ा सकता है। इसको थोड़ा सा आपको डीप में जाकर समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। मतलब फाइटर जेट में ये सोर्स कोड को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, ये सोर्स कोड का मतलब क्या है। देखो, आज के डेट में जो मॉडर्न फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये आप फ्लाइंग कंप्यूटर्स कह सकते हो। मतलब हार्डवेयर जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में फाइटर जेट के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो मायने रखता है। और सोर्स कोड अगर आपके पास फाइटर जेट का होगा तो आप एक प्रकार से उस फाइटर जेट को एंड टू एंड कंट्रोल कर पाओगे। मतलब मिशन कंप्यूटर्स, रडार मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, फाइटर जेट का सेंसर फ्यूजन हो गया, वेपन्स इंटीग्रेशन हो गया, कि आप कौन सा वेपन लगाना चाहते हो फाइटर जेट में। जैसे मान लो अगर भारत को मन किया कि हमें ब्रह्मोस लगाना है या फिर कोई और कुछ लगाना है, कुछ भी अगर हमें, मतलब कहने का मतलब आगे चलकर अगर कोई भी ऐसा मिसाइल भारत तैयार करता है, वो अगर हमें लगाने की जरूरत है, तो अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं है तो हम वो नहीं लगा पाएंगे। हमें बार बार फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी, फ्रांस अप्रूवल देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सोर्स कोड को कंट्रोल करेगा वो अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाएगा। आप एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपको सोर्स कोड मिला है कि नहीं। तो यहां पर अब हो क्या रहा है, भारत क्या चाहता है। देखो,
हमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। दुनिया भर में आप देखोगे ना, जितने भी फाइटर जेट्स की सेल होती है, उसमें कोई भी देश आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता है। लेट मी टेल यू, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, इनफैक्ट आपको दिखाता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल F-35 यूएसए का, वो अपने अलाइज को भी सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड करता है। जो रफाल यहाँ पर बेचा जा रहा है बाकी देशों को, तो उसमें डसॉल्ट एविएशन किसी को भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सुखोई 30 MKI हो गया, रशिया पार्शल ही प्रोवाइड कर रहा है। ग्रिपेन हो गया, वो भी लिमिटेड दिया जा रहा है कंडीशनल लेवल पर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेजर पावर अपना फुल सोर्स कोड किसी भी देश को प्रोवाइड नहीं करती है, भले ही आप उसको कितना रुपए दो। तो यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि भारत को भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। भारत चाहता है कि एटलीस्ट पूरा ओनरशिप हमें ना मिले, लेकिन कम से कम इसका जो ग्रेटर एक्सेस है, मतलब 2016 के कंपैरिजन में इस बार हमें ज्यादा एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि मिशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है हम उसको कंट्रोल कर पाएं। जो इंटरफेसेस हैं टू इंटीग्रेट इंडियन वेपन्स, कल के डेट में हमें कोई भी इंडियन वेपन लगाना हो तो बिना फ्रांस की इजाजत के हम खुद अपने फाइटर जेट के अंदर लगा पाएं। एबिलिटी टू मॉडिफाई टैक्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लाइब्रेरीज, अगर हमें विदाउट फॉरेन अप्रूवल कोई अपग्रेड करना है, तो ये सारी चीजें भारत खुद ही कर पाए, ये एक्सेस चाहता है। तो ये जो डिमांड है, इट इज ड्रिवन बाय इंडियन एयरफोर्स का जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की आवश्यकता है ना, उसको देखते हुए भारत ये डिमांड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि फ्रांस और डसॉल्ट क्या कह रहा है, उनका पोजीशन क्या है। देखो, पहली बात तो डसॉल्ट ने फुल सोर्स कोड देने से मना कर दिया, बाकी के जैसे भी डील होती है, लेकिन ये तो साफ है कि पूरा सोर्स कोड तो नहीं मिलने वाला। इसका रीजन समझिए क्या है कि यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में ये लोग लगे रहते हैं। कि उनका ये कहना है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें सेंसिटिव फ्रेंच और नेटो एल्गोरिदम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सीक्रेट्स है। तो अगर पूरा सोर्स कोड मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो इसकी वजह से रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी लीकेज हो सकता है। सो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ग्लोबली। ये ऐसा नहीं है कि भारत के साथ डील हो रहा है और भारत के साथ गलत डील की जा रही है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 का राफेल डील अगर आप देखोगे तो वहां पर भी हमें फुल सोर्स कोड नहीं मिला था। यहां पर इंडिया स्पेसिफिक जो एनहांसमेंट है, जैसे कस्टम सॉफ्टवेयर लेयर्स अगर हमें लगाना है, भारत का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अगर हमें कुछ करना है, उसके अंदर सिक्योर डेटा लिंक्स हो गया, तो उसका एक्सेस मिला था। वेपन इंटीग्रेशन राइट्स भी हमें लिमिटेड मिला था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो राफेल जेट भारत को मिला हुआ है उसमें भी पूरा सोर्स कोड नहीं मिला है। और ये कंट्रोवर्शियल क्यों होता जा रहा है, इस बार मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस बार देखो, अभी हम पिछली बार तो 36 फाइटर जेट ही खरीदे थे ना, इस बार हम 100 से ज्यादा खरीद रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के थ्रू है, 30 से 40 साल के नजरिए से हम देख रहे हैं, मेक इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो मेन कंसर्न यही है कि देखो, अगर हम राफेल को भारत में बिल्ड कर रहे हैं और अगर हमें इसका पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है तो फायदा क्या हुआ। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि ये तो बस असेंबली जैसा हो गया ना, यहां पर जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो अभी भी इनकम्प्लीट होगी अगर हमें प्रॉपर इसका सोर्स कोड नहीं मिलता है। इसी की वजह से ये कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। लेकिन यहां पर अब हो सकता है हम मिडिल ग्राउंड की तरफ जाएं, मतलब इंस्टेड ऑफ फुल सोर्स कोड, जो कि प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कोई भी देश नहीं देगा आपको, तो इसलिए शायद भारत 3-4 चीजों पर फोकस करेगा। एक तो है ब्लैक बॉक्स का एक्सेस, मतलब हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हमारा जो वेपन्स है वो हम इंटीग्रेट कर सकें वाया डिफाइंड इंटरफेसेस। मतलब कि अगर भारत चाहे कल के डेट में कोई भी मिसाइल अपना खुद का लगाना, तो हमें फ्रांस से इजाजत ना लेनी पड़े, तो उसका एक्सेस भारत को मिल जाए। फिर मान लो अगर नेशनल इमरजेंसी का समय आए, मान लो अचानक से पाकिस्तान के साथ फुल ब्लोन वॉर हो गया, चाइना के साथ कोई वॉर हो गया, तब हम ये थोड़ी देखेंगे कि हमें बार बार फ्रांस के पास जाना पड़ा है। उस केस में एक क्लॉज होना चाहिए कि अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी होती है तो इसका पूरा एक्सेस भारत के पास होना चाहिए। नॉर्मल टाइम में मत दो कोई बात नहीं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में तो हमारे पास होना ही चाहिए। फिर इसके अलावा भारत कोशिश कर रहा है कि ज्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो इसके अंदर, और साथ ही साथ फ्यूचर अपग्रेड में कोड डेवलपमेंट का क्लॉज होना चाहिए। भारत के साथ मिलकर जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट होगा वो यहां पर किया जाएगा। तो बेसिकली आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर भारत कोशिश अब यही कर रहा है कि हम पूरा ओनरशिप नहीं चाहते हैं सोर्स कोड का, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो खबरें आ रही हैं अब, उसमें यही बोला जा रहा है कि इंडिया लेज डाउन नॉन नेगोशिएबल्स फॉर 114 राफेल फाइटर जेट डील। मतलब आगे चलकर कुछ ऐसे नेगोशिएशंस होंगे जिसमें भारत अपनी डिमांड रखेगा कि ये चीज हम
ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना तो हमारा डील कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज वाई आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सोर्स कोड को लेकर क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहां से आगे क्या होगा। देखो अभी तो डीपीबी ने क्लियरेंस किया है, इसके बाद मामला जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, जिसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करेंगे, उनके द्वारा इसको क्लियर किया जाएगा। फिर वहां से जब क्लियर होगा तब ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि फाइनल अप्रूवल होगा। और फिर उसके बाद फ्रांस के साथ जो भी अल्टीमेट डील होगी, प्राइस वगैरह जो भी तय किया जाएगा यहां पर तय होगा। तो आप ये समझिए कि जब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव कर देगी ना, तब ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और देखना होगा कि सोर्स कोड को लेकर अल्टीमेटली क्या होता है। देखो कई बार चीज़ें काफ़ी सीक्रेटली होती हैं, हो सकता है कि फ्रांस हमें सीक्रेट तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें, वो पब्लिकली ना बोला जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पब्लिकली कोई भी दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन मे भी शायद कुछ धीरे से कुछ डील हो भारत सरकार के साथ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफेंस के अंदर, आप सब कुछ पब्लिकली नहीं बताते हो, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली राफेल डील को लेकर चल क्या रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली जब मैक्रोन भारत आएंगे तब ये डील प्रॉब्ली साइन हो जाएगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो कॉन्सेप्ट है सुपर क्रूज का फाइटर जेट्स में, ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, 18 तारीख को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में यूपीएससी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है स्टडी आईक्यू के द्वारा। ये एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा के जो वर्थ के रिवॉर्ड्स हैं, स्कॉलरशिप है, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 को आईफोन प्लस और भी बहुत सारे जो प्राइजेस हैं वो दिए जा रहे हैं। डोंट मिस दिस, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड रिमेंबर, ये आपका टारगेट ईयर अगर 2027, तो हमारे यूपीएससी बैच को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी आईक्यू ऐप खोलो। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।